शिल्पी जैन और गौतम सिंह दोनों के दर्दनाक मौत के बाद उनकी लाश गांधी मैदान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आरबीआई के पीछे बंगला नंबर 12 के गैराज में मौजूद व्हाइट कलर की मारुति जैन कार के अंदर मिलती है। दोनों पटना के बड़े घर से आने वाले लड़के लड़कियों की मौत की खबर से पूरे पटना शहर में सनसनी मच जाती है। इस घटना को लेकर हरेक लोगों के अंदर जिज्ञासा होने लगती है कि आखिर इन दोनों की इतनी दर्दनाक मौत किसने दी है। हाई प्रोफाइल मर्डर के कारण शहर में सनसनी फैल जाती है और जितना मुंह उतनी तरह की बातें सुनने को मिलने लगती हैं। मगर सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता था। वैसे अभी तक लोग नहीं जान पाए कि सच्चाई क्या थी, क्योंकि इन दोनों की लाश मिलने के तुरंत बाद पटना पुलिस ने आनन फानन में बिना किसी पोस्टमार्टम किए ही रिपोर्ट तैयार करके जारी कर दिया। इस रिपोर्ट में इन दोनों की मौत की वजह सुसाइड को बता दिया था। क्या सच में ऐसा ही हुआ था? शायद नहीं, क्योंकि पुलिस की थ्योरी से एक अलग ही चर्चा पटना की सड़कों पर चल रही थी। चर्चा के मुताबिक 2 जुलाई 1999 को रोज की तरह शिल्पी जैन सुबह सुबह अपने कंप्यूटर क्लास के लिए घर से निकलती है। घर से निकलते समय शिल्पी जैन एक सफेद रंग की कुर्ती पहनी हुई थी। घर से निकलने के बाद शिल्पी जैन एक रिक्शे पर बैठकर अपने कंप्यूटर क्लास की ओर निकल जाती हैं। अभी शिल्पी जैन की रिक्शा कुछ ही दूर आगे पहुंचती है कि रास्ते में एक लड़का अपनी कार रिक्शे के आगे रोकता है और शिल्पी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। उस लड़के को देखते ही शिल्पी जैन कहती है कि मैं अपनी कंप्यूटर क्लास के लिए जा रही हूँ। जवाब में लड़का कहता है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे इंस्टीट्यूट तक ड्रॉप कर सकता हूँ। कथित तौर पर वो लड़का कोई और नहीं बल्कि गौतम सिंह का एक करीबी दोस्त ही था, जिसे शिल्पी जैन भी काफी अच्छे से जानती थी, जो कि लड़का गौतम की जान पहचान का था और पहले भी कई बार शिल्पी उस लड़का से मिल चुकी थी। इसलिए शिल्पी रिक्शे वाले को किराया देकर रिक्शे से नीचे उतर जाती है और उस लड़का की कार में बैठ जाती है। कार कुछ ही दूर शिल्पी जैन के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ती है, मगर कुछ दूर आगे जाकर वह लड़का कार को एक दूसरे रास्ते की तरफ घुमा देता है। कार जब दूसरे रास्ते पर मुड़ती है तो शिल्पी जैन घबरा जाती है। फिर लड़के से पूछती है कि इधर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तो वो जवाब में कहता है कि हम अभी फुलवारी शरीफ की तरफ जाएंगे, जहाँ वाल्मीकि गेस्ट हाउस में गौतम सिंह रुका हुआ है। वो तुमसे मिलना चाहता है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दे कि फुलवारी शरीफ पटना से ही लगा हुआ शहर है। वैसे तो आज फुलवारी शरीफ पूरी तरीके से आबादी से भरा हुआ है, लेकिन 90 के दशक में आसपास काफी सुनसान इलाका हुआ करता था। गाड़ी को दूसरे रास्ते पर घूमता देख पहले तो शिल्पी जैन घबराती हैं, मगर जैसे ही सुनती हैं कि गेस्ट हाउस में गौतम सिंह मौजूद हैं, शिल्पी बड़े आराम से लड़के के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जबकि सच्चाई तो ये थी कि उस गेस्ट हाउस में गौतम सिंह मौजूद ही नहीं था। कहीं से इस बात की जानकारी गौतम सिंह को थोड़ी देर बाद लग जाती है कि शिल्पी को एक लड़का कार से फुलवारी शरीफ के वाल्मीकि गेस्ट हाउस में लेकर गया है। ये सुनते ही गौतम सिंह टेंशन में आ जाता है और अपनी सफेद रंग की मारुति जैन कार लेकर गेस्ट हाउस की तरफ तेजी में जाता है। गौतम सिंह की परेशान होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि राजनीति में बेहद करीब से जुड़े होने की वजह से गौतम सिंह को अच्छे से मालूम था कि उन दिनों वाल्मीकि गेस्ट हाउस बड़े बड़े नेताओं का अय्याशी का अड्डा हुआ करता था। अनहोनी को देखते हुए गौतम सिंह भागते हुए वाल्मीकि गेस्ट हाउस तक आता है। इसके बाद गौतम की आंखें खुली की खुली रह जाती है। गौतम सिंह देखता है कि शिल्पी एक कमरे में बंद है और उसके आसपास कई लोग मौजूद हैं, जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये सब कुछ देखकर गौतम सिंह भागते हुए अंदर जाता है और वहां मौजूद लोगों को रोकने की कोशिश करता है, मगर वहां मौजूद लोग गौतम सिंह की एक भी नहीं सुनते हैं और उल्टा गौतम सिंह को मारने पीटने लगता है। गौतम सिंह को मारने पीटने वाले लोगों में कोई दूसरे लोग नहीं थे, बल्कि गौतम सिंह के ही बेहद नजदीकी जान पहचान वाले नेता ही थे। गौतम उन लोगों से रहम की भीख मांगता है, मगर वो लोग गौतम की एक भी सुनने को तैयार नहीं थे और फिर गौतम की अच्छे से पिटाई करने के बाद शिल्पी जैन के साथ बड़ी हैवानियत से दरिंदगी को अंजाम देते हैं। शिल्पी के साथ दरिंदगी को अंजाम देने के बाद वहां मौजूद हैवान लोग शिल्पी तथा गौतम दोनों का गला दबाकर हत्या कर देते हैं और फिर इन दोनों की लाश गौतम सिंह की ही गाड़ी में डाल देते हैं। फिर कार को रात में ही गांधी मैदान के पास
एक बंगले के गराज में खड़ी कर दिया जाता है। इधर जब शाम तक शिल्पी घर वापस नहीं आती है तो उसके परिवार वाले शिल्पी के दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन लगाना शुरू कर देते हैं। शिल्पी की खोज में आदमी भी लगाए जाते हैं, मगर कहीं भी शिल्पी का कुछ खबर नहीं लगता है। दिन ढलता है और शाम हो जाती है और शिल्पी घर वापस नहीं आती है। थाने में जाकर बेटी के गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवा देते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद खबर आती है कि गौतम सिंह भी गायब है। इसी के बाद दोनों की तलाश शुरू हो जाती है। दिन भर इन दोनों लोगों की खोज होती रहती है, मगर कहीं से कोई पता नहीं चलता है। इस खोजबीन में कई घंटे बीत जाते हैं, रात हो जाती है। तभी अगले दिन यानी 3 जुलाई 1999 की रात 9 बजे के आसपास अचानक से पुलिस की एक टीम गांधी मैदान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बांग्ला नंबर 12 के पास पहुंचती है और गराज को खोलता है तो गराज के अंदर पुलिस वालों को गौतम सिंह की वही सफेद रंग की मारुति जैन कार मिलती है। कार को खोलकर देखने के बाद पता चलता है कि उस कार में शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश है। पुलिस के पहुंचने के कुछ ही देर बाद वहां पर लालू यादव के साले साधु यादव भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं। इस बात का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि साधु यादव को इस बात की जानकारी किसने दी कि पुलिस को गराज से कार मिली है, और फिर साधु यादव वहां आकर हंगामा क्यों कर रहे थे। इस बात से भी आज तक पता नहीं चला कि पुलिस को किसने खबर दी कि गराज के अंदर कार है और इस कार में शिल्पी और गौतम की लाश है। खैर, घर से तो शिल्पी सफेद रंग की कुर्ती पहनकर निकली थी, मगर जब उसकी लाश मिलती है तो उसके शरीर पर सिर्फ गौतम का टी शर्ट मौजूद था, जबकि गौतम बिल्कुल नंगी अवस्था में था। तब इन दोनों की लाश को करीब से देखने वाले लोगों के मुताबिक लाश को देखकर पूरा अंदाजा हो रहा था कि इन दोनों को बड़ी ही बुरी तरह से मारा गया है। शिल्पी के शरीर पर जूते के भी निशान थे। साधु यादव के समर्थकों के हंगामा के बीच पुलिस तुरंत इन दोनों की लाश को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि पुलिस वाले मौके पर ही कार से सबूत इकट्ठा करें या फिर कार को दूसरे वाहन की मदद से खींचकर पुलिस स्टेशन तक ले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके जगह पर पटना पुलिस का एक कांस्टेबल उस कार को खुद ही चलाकर ले जाता है, जिससे कि कार की स्टीयरिंग से अपराधी के फिंगरप्रिंट समेत कई अहम सुराग खत्म हो जाते हैं। वैसे तो अक्सर पुलिस पर हर काम को काफी धीरे करने का आरोप लगता आया है, मगर शिल्पी जैन और गौतम सिंह के मामले में पटना पुलिस की एक अलग चुस्ती फुर्ती देखने को मिलती है। इन दोनों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया भी नहीं था कि पुलिस वाले ऐलान कर देते हैं कि इन दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से दम घुटने से हुई है। एक तरफ रात के अंधेरे में आनन फानन में ही दोनों का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। गौतम सिंह के परिवार वाले अभी लंदन से आए भी नहीं थे। इसके बावजूद बिना उन लोगों की इजाजत के गौतम सिंह का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में पटना पुलिस द्वारा कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार में गौतम सिंह का कोई रिलेटिव शामिल नहीं हुआ था। आनन फानन में अगली सुबह शिल्पी जैन का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद जब हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया जाता है। हालांकि ये संभावना जरूर जताई जाती है कि इन दोनों की मौत जहर खाने से हुई है। अब पटना पुलिस भी अपने पिछले बयान से पलटते हुए दावा करती है कि इन दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। पटना पुलिस का दावा एक तरफ था, दूसरी तरफ लोगों के बीच आम चर्चा ये चल रही थी कि पहले शिल्पी जैन के साथ बर्बरता किया गया और फिर इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। पटना पुलिस के इस हैवान रवैया की वजह से लोगों का गुस्सा आसमान छूने लगता है और विपक्षी पार्टियां भी राबड़ी देवी सरकार को घेरने में लग जाती हैं। बिहार सरकार पर आरोप लगाया जाता है, चूंकि इस हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को ही बताया जा रहा है। इस कारण पटना पुलिस और बिहार सरकार साधु को ही बचाने के लिए ही सब कुछ कर रही थी। बिहार सरकार से मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की जाती है। पहले तो बिहार सरकार इस मांग पर कोई ध्यान नहीं देती है, मगर जब हंगामा बढ़ता है तो अंततोगत्वा बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस घटना के 2 महीने बाद यानी कि सितंबर महीने में मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर देती हैं। इस मामले को सीबीआई अपने हाथ में लेते ही सीबीआई सबसे पहले शिल्पी जैन के वेजाइनल फ्लड को जांच के लिए हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में भेजती है। इसके अलावा फिर से हर पहलू की जांच सीबीआई द्वारा की जाती है।
कुछ समय बाद जब हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब से शिल्पी जैन की रिपोर्ट आती है तो पटना पुलिस के दावा से उलट एक दूसरा सच्चाई सामने आता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पी जैन के साथ एक से अधिक लोगों ने बलात्कार किया था, क्योंकि वेजाइनल फ्लड में एक से अधिक लोगों के सीमेन मिले थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद अब सीबीआई इस केस के प्राइम सस्पेक्ट साधु यादव के डीएनए जांच की मांग करती है, जिससे कि जांच से बिल्कुल साफ हो सकता था कि शिल्पी जैन के शरीर पर पाए गए सीमेन किसके हैं। साधु यादव से डीएनए जांच के लिए उनका ब्लड सैंपल मांगा जाता है, मगर साधु यादव डीएनए जांच से साफ इनकार कर देता है। कमाल की बात तो ये थी कि सीबीआई इस मामले में आगे कानूनी मदद भी नहीं लेती है। अगर सीबीआई चाहती तो अदालत में जाकर साधु यादव को डीएनए सैंपल देने के लिए मजबूर कर सकती थी, मगर सीबीआई ऐसा कुछ नहीं करती है और फाइनली 2003 में इस मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट पेश करती है। कोर्ट में सीबीआई द्वारा कहा जाता है कि उसे जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, बल्कि जांच से यह बिल्कुल साफ है कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह ने जहर खाकर ही आत्महत्या की है। मतलब सीबीआई ने 4 साल पहले जो पटना पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले लाश मिलते ही बनाई थी, इसके बाद सवाल उठने लगता है कि अगर इन दोनों ने सुसाइड किया है तो फिर हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में शिल्पी जैन के शरीर पर जो एक से अधिक व्यक्ति के सीमन के सैंपल मिले हैं वह कैसे आया। तो सीबीआई की ओर से बेहद हैरान करने वाली दलील दी जाती है कि वह सीमेन नहीं बल्कि पसीना था। इस तरह पहले पटना पुलिस ने और फिर सीबीआई ने इस पूरे मामले को आत्महत्या का रूप दे दिया और इस केस की जांच बंद कर दी जाती है। शिल्पी जैन के परिवार वालों ने सीबीआई की इस जांच को चैलेंज कर दिया और कहा कि सीबीआई ने दबाव में आकर गलत रिपोर्ट पेश की है। उनकी बेटी की हत्या हुई है। आपने ये बातें शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन कुछ दावों के मुताबिक गौतम के पिता डॉक्टर बीएन सिंह तथा लालू यादव का काफी करीबी रिश्ता था। कयास तो यहाँ तक लगाए जाते हैं कि लालू यादव के मशहूर चारा घोटाले का पैसा हवाला के द्वारा स्विस बैंक तक पहुँचाने में बीएन सिंह की भूमिका काफी अहम थी। लालू परिवार के इतने करीब रहने वाले बीएन सिंह के बेटे की जब रहस्यमय तरीके से मौत हो गई तब भी उन्होंने एक बार भी न्याय के लिए आवाज नहीं उठाई। कम से कम मीडिया में तो ऐसी एक भी रिपोर्ट नहीं मिली जहां से यह बात सामने आई हो कि गौतम के परिवार वालों की ओर से न्याय की मांग की गई हो। दूसरी तरफ शिल्पी जैन के परिवार वाले लगातार इस केस की फिर से जांच करने की मांग कर रहे थे, यहाँ तक कि 2006 में शिल्पी जैन का भाई प्रशांत जैन इस मामले की फिर से जांच की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करने लगा था। अभी वह अपनी तैयारी में लगा ही हुआ था कि अचानक से 6 जनवरी को जब प्रशांत जैन वुड मार्केट स्थित अपने घर में दाखिल होने ही वाला था, तभी कुछ लोगों ने घर के दरवाजे से उसका अपहरण कर लिया। लेकिन अपहरण के 2 दिन बाद प्रशांत जैन को अपराधियों ने पटना और हाजीपुर को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर छोड़ दिया और प्रशांत जैन सही सलामत घर वापस आ गए। इसके बाद उन्होंने दोबारा कभी भी इस केस की फिर से जांच की मांग नहीं की और इस तरह शिल्पी जैन तथा गौतम सिंह की मृत्यु एक रहस्य बनकर रह जाती है और जो भी प्राइम सस्पेक्ट थे सभी आज भी चैन की जिंदगी जी रहे हैं। भले ही पुलिस और सीबीआई ने इसे एक आत्महत्या का केस बता दिया, मगर आज तक पुलिस वाले कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए। अगर इन दोनों ने आत्महत्या ही की थी तो आखिर इन दोनों ने कपड़े उतार कर आत्महत्या क्यों की? अगर इन दोनों ने आत्महत्या की है तो आखिर शिल्पी जैन के शरीर पर जूते के निशान कैसे आए? जब साधु यादव ने अपना डीएनए सैंपल देने से मना कर दिया तो सीबीआई ने आगे कानूनी मदद क्यों नहीं ली? आखिर पुलिस को कैसे पता चला कि गैराज के अंदर कार है और कार में 2 लाश हैं? और फिर यह खबर साधु यादव तक कैसे गई? पुलिस ने पोस्टमार्टम करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की और गौतम सिंह का अंतिम संस्कार इतनी जल्दी क्यों किया गया? ऐसा नहीं है कि केवल पुलिस पर ही लापरवाही का आरोप लगाए गए, बल्कि सीबीआई जांच के दौरान भी यह आरोप लगाया गया कि सीबीआई ने कई मुख्य सबूत को जानबूझकर नजरअंदाज किया है। इस तरह के दर्जनों सवाल हैं जिसका जवाब ना तो सीबीआई दे पाते हैं और ना ही पुलिस, और बिना जवाबों की यह केस अदालत की फाइलों में एक सुसाइड केस बनकर रह जाता है। दोस्तों, इस पूरे केस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।